Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about the allergic conjunctivitis. Conjunctivitis means inflammation of conjunctiva. Allergic means कि यहाँ पे क्या होगा, एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी कंजक्टिवा की. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा जिसमें क्या होगा, इचिंग होगी, रेडनेस ऑफ आई होगी. रेडनेस ऑफ आई तो होगी कंजक्टिवाइटिस में, बार बार बता रही हूँ कि पिंक आई, रेडनेस ऑफ आई, ठीक है, गुलाबी आंखें कंजक्टिवाइटिस में होंगी, ठीक है. दूसरा यहाँ पे इचिंग है. इचिंग जो है करेक्टरिस्टिक होती है. मैंने शुरू में सबसे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि करेक्टरिस्टिक ऑफ एलर्जी जो है वो क्या है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की, कि इसमें इचिंग होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा खारिश होती है. तो इसकी डेफिनेशन में इचिंग लाजमी आनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू एलर्जेंस एंड एंटीजेंस, के जब भी कोई बाहर से एलर्जन आएगा, एलर्गन होगा या एंटीजेंस होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एलर्जन हो सकता है, पॉलन हो सकता है, या कोई भी पेनेट्स हो सकते हैं, फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं, ड्रग एलर्जीज़ हो सकती हैं, कोई भी एलर्जिक चीज़ होगी, उसकी वजह से जब हमारी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. एंड द पेशेंट विल रिप्रेजेंट विद टू करेक्टरिस्टिक थिंग्स, रेडनेस ऑफ आई एंड द वाटरिंग ऑफ आइज़, इचिंग ऑफ आइज़, रेडनेस ऑफ आइज़, ठीक है, ये लाजमी होगा. तो इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, जो यूक्यूबी है आपका पूछते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की टाइप्स, तो आपने जो है वो ऐसे टाइप्स लिखनी होती हैं और आपको इतने ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं. तो टाइप्स आपने जस्ट इसकी याद रखनी होती हैं कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की 5 टाइप्स होती हैं. सबसे पहली टाइप आपके पास है एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. दूसरी है सीजनल एंड पेरिनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. थर्ड है वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस. फोर्थ इज़ एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस. फिफ्थ इज़ फ्लाइटेनुलर केराटो कंजक्टिवाइटिस. ठीक है. तो सबसे पहले इनके बारे में ना थोड़ी बहुत चीज़ें आपने देखनी है बस, ठीक है. बाकी जो है ना ये वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम लेके चलेंगे आगे, ठीक है. तो एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. एक्यूट एलर्जी है मतलब कोई भी पॉलन से आपका जो है सामना हुआ और उसी वक्त एलर्जी हो गई, उसी वक्त साइंस आना शुरू हो गए, खारिश होना शुरू हो गई आंखों में, आंखें लाल हो गई, तो एक्यूट एलर्जिक होता है, उसको आप कहते हो. फिर सीज़नल होता है. सीज़नल होता है कि एक पर्टिकुलर सीज़न में आया है. फॉर एग्ज़ाम्पल समर आ गया है, स्प्रिंग फॉर मोस्टली जो होती है ना एलर्जीज़, वो स्प्रिंग सीज़न में बाहर आ गई है, या समर आ गई, गर्मियाँ आ गई हैं, तो उसमें जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसको आप सीज़नल कंजक्टिवाइटिस कहते हो, कि पर्टिकुलर सीज़न में हो रहा है. तो इसकी करेक्टरिस्टिक चीज़ ये होती है कि पेशेंट को साथ में राइनाइटिस भी होता है, मतलब उसकी जो है ना नोज़ में भी एलर्जी हो जाती है, राइनाइटिस भी होता है पेशेंट को, और पर्टिकुलर सीज़न में ये सारा हो रहा होता है. पीरिनियल ये होता है, पीरिनियल आप इस तरह से याद रख रहे हैं कि पूरा साल किसी भी वक्त हो सकता है, थ्रू आउट द ईयर किसी भी वक्त हो सकता है. पीरिनियल पूरा साल कोई हो, किसी भी वक्त हो सकता है, और सीजनल जो होता है पर्टिकुलर सीजन में होता है. थर्ड आपके पास वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस होता है. इससे पहले आप एटोपिक वाले को देख लें. एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस ना, इसमें एटोपी आपका मेन चीज़ होती है. एटोपी क्या होती है कि फैमिली हिस्ट्री हो, किसी की पहले से फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में जो है वो जेनेटिकली ये फैल रहा है कि फादर को जो है फॉर एग्जांपल पीनट से एलर्जी थी, बादाम से एलर्जी थी, बादाम नहीं उसको कहते हैं, मूंगफली कहते हैं, या किसी को एलमंड से भी होती है वैसे. तो एलमंड्स जो हैं उनसे अगर फादर को एलर्जी थी तो आगे उसके बेटे को भी जो है ना उसी से एलमंड से एलर्जी है. तो इसको आप कहते हो कि फैमिली हिस्ट्री अगर पेशेंट की होगी उसको एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस कहते हो. और इसमें ना साथ में पेशेंट को ना वो डर्मेटाइटिस भी हुआ होता है, मतलब उसकी स्किन एलर्जी भी साथ साथ हो रही होती है ना, तो एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस होता है. वर्नल में भी ना यही होता है, एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस ही होता है, और ये भी सीजनल होता है. इसमें ना 2 करेक्टरिस्टिक होती है. जो वर्नल होता है, एक करेक्टरिस्टिक इसकी होती है सीजनल वाली. सीजनल मतलब ये स्प्रिंग और समर में जो है ना मोस्टली होता है वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस, इसलिए हम इसको स्प्रिंग केटार कहते हैं, ठीक है. और दूसरा ये होता है कि इसमें एटोपी होती है. अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं सीजनल केराटो कंजक्टिवाइटिस से, कि जो है पेशेंट को इस सीज़न में, समर सीज़न में हो गया या स्प्रिंग सीज़न में हो गया, तो अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसको सीजनल केराटो कंजक्टिवाइटिस है या वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस है. तो वो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सीजनल में ना साथ में पेशेंट को राइनाइटिस भी होता है, तो लेकिन वर्नल में ऐसा नहीं होता. वर्नल में जो है वो राइनाइटिस साथ नहीं होता. और दूसरा हम इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि वर्नल में एटोपिक होती है, कि मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है. ये 2 तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द सीजनल वन, ठीक है. और इसके अलावा जो है और एटोपिक से तो वैसे ही हम वर्नल को डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि वर्नल जो है ये स्पेशल सीजन में होता है, समर एंड स्प्रिंग में. और लास्ट में जो फ्लाइटेनुलर केराटो कंजक्टिवाइटिस है, ये बहुत ही छोटा सा रहा है. इसको आप जस्ट इस फिगर से देख लें, ये फिगर आपने मेमोराइज़ करनी है. इसमें देखें ये जो लिम्बस है ना, कॉर्नियोसिक्लेरल जंक्शन जिसको आप कहते हो, यहाँ पे ना छोटा सा एक नोड्यूल बन जाता है, तो इसको आप कहते हो फ्लाइटेनुलर केराटो कंजक्टिवाइटिस. तो ये तरह से थोड़ा सा डिफरेंसेस थे इसमें, और थोड़ी सी इनकी हाइपर सेंसिटिविटी में डिफरेंस है कि जो
सारे जो है ना सारे वो सब जो है ना 1 से होते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स होती हैं ना, उसमें से जो 1 और 4 वाला है ना उसमें ये एक्चुअली इन्वॉल्व होती है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस 1 एंड 4। अब जो होता है ना वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, ये 1 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। बाकी सारे 1 से होते हैं, लेकिन जो फाइटेनुलर होता है ना ये 4 से स्पेशली होता है। तो वर्नल दोनों से हो सकता है, बाकी सारे 1 से होते हैं, लेकिन जो फाइटेनुलर है वो 4 से होता है। तो अब हम वर्नल को जो है ना स्टार्ट करते हैं। वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक ट्रैकोमा जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग केटार या वर्नल केटार। इसको हम स्प्रिंग केटार इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीजनल होता है, स्प्रिंग में मोस्टली होता है, समर सीजन में होता है। जैसे ही बाहर आती है तो लोगों को होना शुरू हो जाती है और पहले से उनको फैमिली हिस्ट्री भी होती है, ठीक है, और इस वजह से जो है ना ये हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ रिकरेंट बायलेटरल एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा तो है ही है बिकॉज कंजक्टिवाइटिस है, लेकिन एलर्जिक है मतलब किसी एलर्जी की वजह से हुई है, किसी पॉलन की वजह से हुई है, किसी एंटीजन की वजह से हुई है, किसी एलर्जिन की वजह से हुई है, इस वजह से एलर्जिक इन्फ्लेमेशन कह रहे हैं। बायलेटरल होता है। अब हमने वायरल कंजक्टिवाइटिस देखा था तो उसमें भी हमने यही कहा था कि वो बायलेटरल था, एक आंख में हुआ दूसरे आंख में भी हो गया। वो क्यों हुआ था? मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन की वजह से। ट्रांसमिशन एक आंख में हुआ, वही हाथ अपने गंदा जो है वो दूसरी आंख में लगा लिया, तो ऐसे वायरस ट्रांसमिट हो गया दूसरी आंख में भी, इस वजह से पेशेंट बायलेटरली प्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे जो वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस है ये भी बायलेटरल है, मतलब कि एक आंख में हुआ दूसरी आंख में भी हो गया। क्यों? क्योंकि एटोपी है ना, फैमिली हिस्ट्री है, तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा तो वो सिर्फ एक आंख में नहीं होगा, वो दूसरी आंख में भी होगा। इसलिए बायलेटरल प्रेजेंटेशन होती है, रिकरेंट होती है, बार बार हो जाती है। जैसे ही सीजन आता है दोबारा से हो जाती है, जैसे ही सीजन आता है दोबारा से हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन में हम रिकरेंट भी लिखते हैं। कॉज क्या है इसका? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि इसका कॉज बताएं वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस का। सो इट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और कौन से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं? नाम याद रखना है, टाइप 1 एंड टाइप 4। ये वाहिद एक एलर्जी केराटोकंजक्टिवाइटिस है जिसमें दोनों टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, टाइप 1 भी होती है, टाइप 4 भी होती है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिनेरियो में आती है कि बॉयज़ के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है, 5 से 15 साल में ये ज़्यादा कॉमन होता है, यंग बॉयज़ में ये ज़्यादा कॉमन होता है। इस वजह से 5 से 15 साल की जो है ना हिस्ट्री होगी पेशेंट की, और बॉय ज़्यादातर लड़के ज़्यादातर जो है आदमी मतलब बॉयज़ की फॉर्म में आएंगे, और 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज के होंगे। और सीज़न मैंने आपको बता दिया कि बाहर के मौसम में और समर सीज़न में ज़्यादा कॉमन होता है। और फैमिली हिस्ट्री लाजमी होती है। एटोपी होती है। एटोपी क्या होती है? एटोपी मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री में यही होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी होती है कुछ लोगों को अगेंस्ट सर्टेन एलर्जन। कोई भी स्पेसिफिक पोलन हो सकता है, कोई एलर्जन हो सकता है। नेक्स्ट हम इसकी क्लिनिकल टाइप्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल टाइप्स इसकी 3 होती हैं कि इसकी पैल्पेब्रल फॉर्म होती है, मिक्स्ड फॉर्म होती है और लिम्बल फॉर्म होती है। पैल्पेब्रल फॉर्म से आपको पता चल रहा है कि जो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा होगा वो इन्वॉल्व होगा, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, इस वजह से हम पैल्पेब्रल फॉर्म कहते हैं। दूसरी इसकी होती है लिम्बल फॉर्म। लिम्बल क्या फॉर्म आपको पता चल रहा है कि इसमें लिम्बस वाला एरिया इन्वॉल्व होगा, कॉर्नियोसेक्लेरल जंक्शन इन्वॉल्व होगा। और तीसरी इसमें मिक्स्ड फॉर्म होती है जिसमें आपको दोनों साइंस मिल रहे होते हैं, पैल्पेब्रा वाले भी और लिम्बस में, मतलब इसमें आप दोनों को देखते हो, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा को भी देखते हो और लिम्बस को भी देखते हो, कॉर्नियोसेक्लेरल जंक्शन को भी देखते हो। ठीक है, तो फिर हम इसकी सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पेशेंट आता है और बायलेटरल उसकी दोनों आंखें इन्वॉल्व हुई होती हैं, दोनों आंखों में खारिश हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है, दोनों आंखों से लैक्रिमेशन हो रही होती है, दोनों आंखों से फोटोफोबिया होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और बर्निंग सेंसेशन आ रही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने सिम्टम्स में याद रखना है, वो बाकी तो सारे सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो आपने याद रखने हैं वो ये कि बायलेटरल होता है और दूसरा ये कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, खारिश हो रही होती है। ठीक है, साइंस में हम देख लेते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइप साइंस आते हैं, हम नोट करते हैं पैल्पेब्रल फॉर्म, लिम्बल फॉर्म और मिक्स्ड फॉर्म। इसको हम बारी बारी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन तीनों फॉर्म्स के अंदर। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले पैल्पेब्रल फॉर्म। फॉल जो पैल्पेब्रल फॉर्म होगी उसको आप कहाँ पे देखोगे? उसको आप देखोगे जो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा है वहाँ पर आप पैल्पेब्रे जो है ना पैल्पेब्रल फॉर्म देखोगे। उसमें आपको नज़र आएगा सबसे पहले तो हाइपरनीमिया नज़र आएगा, वहाँ पे सारी रेडनेस हुई होगी क्योंकि वेज़ोडाइलेशन हुई होगी ब्लड वेसल्स की। इसके अलावा आपको वहाँ पे पेपिले नज़र आएंगे। पेपिले जो होंगे ना वहाँ पे उनकी हाइपरट्रॉफी हो गई होगी, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया होगा, तो उसको हम कहते हैं पेपिलरी हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है वहाँ पर? जो पेपिले होते हैं सबसे पहले वो बने होते हैं कोबल स्टोन लाइक, जैसे वो पेवमेंट स्टोन्स होते हैं ना, जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कोबल स्टोन अपीयरेंस होती है पेपिले की, तो उनको हम कहते हैं कोबल स्टोन पेपिले। अब ये जो पेपिले होते हैं ये जब बड़े बड़े हो जाते हैं उनको हम कहते हैं जाइंट पेपिले। जाइंट पेपिले जो होते हैं ना वो कॉलीफ्लावर लाइक हो जाते हैं, जैसे गोभी का फूल होता है ना वैसे हो जाते हैं। तो पहले ये कोबल स्टोन आपको अपीयरेंस देंगे और उसके बाद आपको कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस देंगे। तो सबसे पहले आप उनको कहोगे कि दीज आर द लार्ज पेपिले, पेवमेंट स्टोन्स पेपिले या कोबल स्टोन
रिजेंबलिंग पेपिले, ठीक है। और बाद में उसको जब वो बड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको आप कहोगे कि ये कॉलीफ्लावर लाइक हो गए हैं, जॉइंट पेपिले हो गए हैं। और फिर देखें, आप खुद सोचें कि जब पैल्पेब्रल कंजक्टिवा पे इतने बड़े बड़े पेपिले बन गए हुए हैं और जो कि आपको किस कलर के नज़र आएंगे, रेड कलर के, हाइपरीमिया भी हुआ होगा। तो जब इतने बड़े बड़े पेपिले हमारे जो है वो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा को कवर कर लेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आईलेट जो होगी वो ड्रूप कर जाएगी ना। तो ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलेट की वजह से जो क्या होगा कि वो नीचे नीचे झुकना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से टॉसिस हो जाएगा। टॉसिस हम इसको टर्म देते हैं, तो टॉसिस हो जाएगी। और इसके अलावा ना आपको बहुत ही करेक्टरिस्टिक चीज़ जो वर्नल कंजक्टिवाइटिस में नज़र आती है वो ये कि इसमें जो एक्सुडेट होता है ना वो रोपी डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज, रोपी डिस्चार्ज होता है इसमें, ठीक है। और फिर इसकी लिम्बल फॉर्म होती है। लिम्बल फॉर्म को आप कहाँ पे देखोगे, जहाँ पे कॉर्निया और सिक्लेरा मीट कर रहे हैं, लिम्बस पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको अब जो पेपिले नज़र आएंगे वो जिलेटिनस पेपिले नज़र आएंगे। बाकी वही होगा कि हाइपरडीमिया होगा, लेकिन जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होगी कि लिम्बस पे आपको जिलेटिनस पेपिले नज़र आएंगे। जैसे एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देखेंगे लिम्बस पे आपको जिलेटिनस पेपिले नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है ट्रांटास डॉट्स नज़र आते हैं। ट्रांटास डॉट्स क्या होते हैं, जब हमने लास्ट में हमने देखा था एक उससे आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। पहले जो हमने देखा था ट्रैकोमा में, वहाँ पे हर्बेट स्पेट्स थी जो कि लिम्बस के ऊपर अपर कॉर्नर पे आपको गड़े नज़र आ रहे थे। लेकिन ट्रांटास डॉट्स होते हैं कोई गड़े नहीं होते, ये सुपरफिशियल डॉट्स होते हैं जो अपेयर होते हैं, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन है। तो एलर्जिक रिएक्शन में आपको क्या नज़र आता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपको पता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी अगर हो तो ईओजिनोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं ना। तो इस वजह से आपको यहाँ पर ईओजिनोफिल्स नज़र आएंगे। जो पेपिले की एपिसिस होती है ना, एपिकल जगह होती है, एपिसिस होती हैं, ऊपर वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ना एओसिनोफिल्स जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको सुपरफिशियल स्पॉट्स नज़र आते हैं जिसको आप ट्रांटास डॉट्स कहते हो। तो ये आपको लिम्बस पे नज़र आएंगे, इसलिए आप लिम्बल फॉर्म में ये भी ऑब्जर्व करोगे, ट्रांटास डॉट्स विच आर द वाइट सुपरफिशियल स्पॉट्स, नॉट द डीप वन। सुपरफिशियल स्पॉट्स होंगे जिसमें आपको ईओसिनोफिल्स नज़र आएंगे एपिसिस ऑफ द पेपिले के अंदर। सो ट्रांटास डॉट्स आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा जो लास्ट फॉर्म होती है मिक्स्ड फॉर्म, उसमें आप ना सिर्फ पैल्पेब्रल को देखोगे, ना सिर्फ लिम्बस को देखोगे, बल्कि आप दोनों को देखोगे कि आपने पेशेंट आपके पास आया, आपने उसके पेपिले, आपने उसके जो है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा को भी देखा, आपने उसके लिम्बस को भी देखा। तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा अब मिक्स्ड फॉर्म में, जो आपका बुक में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मिक्स्ड फॉर्म में जो आपको सबसे पहले नज़र आएगा, पेपिले नज़र आएंगे पैल्पेब्रल कंजक्टिवा पे। इसके अलावा आपको लिम्बस पे ट्रांटास डॉट्स नज़र आएंगे। उसके बाद आपको माइक्रो इरोजन, फिर आपको मैक्रो इरोजन नज़र आएगी। माइक्रो इरोजन और मैक्रो इरोजन क्या होती है कि एपिथेलियल लॉस हो जाता है। एपिथेलियम लॉस की वजह से वहाँ पे आपको माइक्रो इरोजन और मैक्रो इरोजन नज़र आती है। अब खुद सोचे, एपिथेलियम ऊपर से हट गई हुई है, लॉस हो गई है, अब उसके अंदर जब म्यूकस आ जाएगा तो वो वहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन कर देगा, और उसके बाद जब प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगी तो वहाँ पे अल्सर्स बन जाएंगे जिसको हम शील्ड अल्सर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको कवर कर लेगा तो शील्ड की फॉर्म में अल्सर आपको अपेयर होगा। जैसे वो शील्ड्स होती है ना, सोल्जर्स यूज़ करते हैं, उसी तरह अल्सर्स यहाँ पे नज़र आते हैं, शील्ड अल्सर्स। इसके अलावा फिर वहाँ पे क्या होता है कि वेजल्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब क्रॉनिकली अगर ये जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वेजल्स आना शुरू हो जाती हैं, वैस्कुलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। और वैस्कुलराइजेशन होने के बाद हम खुद सोचें कि जब ऊपर सारी वेजल्स आ जाएंगी तो अल्टीमेटली जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। जो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी होगी वो लॉस हो जाएगी। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले आप पेपिले नोट करोगे पैल्पेब्रल कंजक्टिवा पे, फिर आप क्या नोट करोगे, ट्रांटास डॉट्स नोट करोगे लिम्बस पे, ठीक है। और सब कुछ आपने नोट कर लिया। उसके बाद आप देखोगे कि जो एपिथेलियम होगी उसमें माइक्रो इरोजन, मैक्रो इरोजन हुई होगी। उसके बाद वहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन, जब उसके ऊपर म्यूकस आ जाएगा, फिर आपने शील्ड अल्सर नोट करना है, ठीक है। अल्सर जो है वो शील्ड की फॉर्म में होगा। उसके बाद वहाँ पे वेजल्स आ जाएंगी, और जब वेजल्स आ जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा कि अल्टीमेटली जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो लॉस हो जाएगी और पेशेंट को नज़र आना कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको लेके चलना है, बुक से कंफ्यूज नहीं होना। कॉर्नियल चेंजेस क्या क्या आती हैं विद टाइम। देन हम इसका लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप ये देखोगे कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली एलर्जी हुई हुई है, एलर्जी की वजह से, एलर्जेंस की वजह से ये सारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि आपको जिस चीज़ से भी एलर्जी है आपने उसको अवॉइड करना है। अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है तो आपने उसको नहीं खाना। अगर आपको किसी की ड्रग की एलर्जी है तो आपने उसको नहीं यूज़ करना। अगर आपको किसी भी पॉलन की एलर्जी है तो आप बाहर जाके मास्क यूज़ करें, मास्क पहन के बाहर जाएँ ताकि आपको पॉलन से एलर्जी ना हो या पर्टिकुलर एजेंट से एलर्जी ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अवॉइड द एलर्जन। देन आप पेशेंट को ये कहोगे
होंगे कि आपने जो है वो कोल्ड कंप्रेसर्स करने हैं, ठीक है। ठंडे जो है ना, ठंडा कपड़ा करके उसके अंदर बर्फ़ डाल के आपने उसको आंखों पे लगाना है ताकि आपको सूदिंग इफेक्ट आए, आपको कंफर्ट फील हो जो कि आपको हो रही है। इसके बाद आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद टॉपिकल थेरेपी करोगे, जिसके अंदर आपने 4 चीज़ें नहीं भूलनी। सबसे पहले तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दोगे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, आपको पता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में मास्ट सेल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मास्ट सेल्स जब डीग्रैनुलेशन करते हैं तो उसमें से हिस्टामीन्स वगैरह रिलीज़ हो जाते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए आपने मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स देने होते हैं। फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ योर, एज यू कैन सी, सोडियम क्रोमोग्लाइलेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है। उसके बाद आपने उसको एंटीहिस्टामीन्स देने हैं। मास्ट सेल्स ने हिस्टामीन्स रिलीज़ कर दिए, लेकिन हिस्टामीन्स को उनके रिसेप्टर्स पे जाके काम ना करने के लिए हमने क्या करना होता है, एंटीहिस्टामीन्स देने होते हैं। एंटीहिस्टामीन्स फॉर एग्जांपल आप कोई भी एंटीहिस्टामीन दे सकते हो, लाइक फेक्सेट दे सकते हो, लोराटिडिन दे सकते हो, इस तरह की, ठीक है। तो ये आपने फॉर एग्जांपल देनी है। एमिडास्टीन वगैरह भी हो सकती है, तो ये आपने दे दी। उसके बाद थर्डली आपने एनसेड्स देने होते हैं। एनसेड्स आप यहाँ पे क्यों दे रहे हो, पेशेंट को तो कोई पेन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जो एनसेड्स काम करेंगे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स देंगे। फॉर एग्जांपल डाइक्लोफिनैक है वो आप दे दो, ठीक है। डाइक्लोडाइन मोस्टली यूज़ होती है एनसेड, वो आप दे दो। इसके अलावा टॉपिकल स्टेरॉइड्स देने हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड्स आपने लाजमी याद रखना है कि यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, हमने पीछे कहीं भी कंजक्टिवाइटिस में स्टेरॉइड्स नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे हमने स्टेरॉइड्स देने हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेरॉइड है जो मोस्टली यूज़ होता है, डेट इज़ प्रेडनिसोन 0.5%। तो ये 4 चीज़ें आपने लाजमी देनी होती हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर देने हैं, एंटीहिस्टामीन्स देने हैं, एनसेड्स देने हैं और टॉपिकल स्टेरॉइड्स देने हैं। सिस्टेमिक थेरेपी के लिए आपने क्या देना होता है, सिस्टेमिक भी आपने जो है वो देना होता है, बिकॉज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, तो सिस्टेमिक आपने लाजमी जो है वो देना है। स्पीयर केसेस में, जब स्पीयर केसेस होंगे तो आपने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में आपने 2 चीज़ें देनी होती हैं, स्टेरॉइड्स देने होते हैं और एज़ाथियोप्रीन देना होता है, जो आपके इम्यून को सप्रेस कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। तो एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पांस आया होता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को, सीवियर केसेस में आपने स्टेरॉइड्स और एज़ाथियोप्रीन दे देना होता है। और इसके अलावा ओरल हिस्टामीन्स भी देनी होती हैं, ठीक है। ऑरल हिस्टामीन्स भी आपने पेशेंट को ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में देनी होती हैं। तो ये आपने लाजमी ट्रीटमेंट करना होता है पेशेंट का। और इस तरह से आपने 3 हेडिंग्स में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट और लास्ट में जो है टॉपिकल एंड सिस्टेमिक में उसको आपने डिवाइड करना है। कंजर्वेटिव में अवॉइड करना है एलर्जिन को, कोल्ड कंप्रेसेस देने हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें आपने 4 चीज़ें याद रखनी है, मास्ट सेल, एंटीहिस्टामीन्स एंड एनसेड्स एंड द स्टेरॉइड्स। इसके अलावा ना आप इसको एस्टाइलसिस्टीन भी दे सकते हो। म्यूकोलिटिक होता है, ये आपने याद रखना है। म्यूकोलिटिक, म्यूकस जो होता है उसको तोड़ता है ये एस्टाइलसिस्टीन, वो आपने देना होता है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन भी दे सकते हो जो इम्यूनोसप्रेसिव है, और सुप्राटार्सल स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दे सकते हो जिसमें डेक्सामेथासोन है और ट्राइमेसोलोन है, ठीक है। डेक्सामेथासोन जो है वो उसमें 4 मिलीग्राम्स की डोज़ है और ट्राइमेसोलोन जो है उसका 40 मिलीग्राम्स पर ml का इंजेक्शन होता है। ये सुप्राटार्सल आपने सीवियर केसेस में लगाना होता है वर्नल के। और सिस्टेमिक थेरेपी के लिए मैंने आपको बता दिया कि सिस्टेमिक के लिए आपने इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स देने होते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स और एज़ाथियोप्रीन देते हो और इसके अलावा ओरल एंटीहिस्टामीन्स दे देते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस।